नमस्कार साथियों। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है स्वाध्याय। और एक बात आपने सुनी होगी कि युवावस्था हैरानी और तूफानी की अवस्था होती है। विशेष रूप से किशोरावस्था के बाद जब बालक या बालिका जब यौवन के रूप में आगे बढ़ते हैं तो उस समय उनकी मनस्थिति बहुत विचित्र होती है। वो जाने कहाँ कहाँ तक संकल्पनाओं में डूबे रहते हैं। अगर उस समय दिशा और दृष्टि नहीं मिली तो फिर वो निश्चित रूप से भटक जाएंगे। और इसलिए ये आवश्यक है कि अगर हम सीधी बात करें तो जैसे कक्षा 11 और 12 11th और 12th के बच्चे हैं, बालक और बालिकाएं दोनों ही, और इनको उस समय विद्यालय स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनको पास करना होता है। और आजकल परीक्षाओं के बाद का जो समय है फिर उनको आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी 11th से ही तैयारी प्रारंभ कर देते हैं ऐसे बच्चे। अभी ये बच्चों के लिए बड़ी एक समस्या है। वो स्वाध्याय करें, कैसे करें, कैसा वातावरण हो, वो क्या क्या सावधानियां रखें, और फिर वो पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त भी क्या और स्वाध्याय कर सकते हैं, करना चाहिए, वो सारी बातें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जिनको दिशा और दृष्टि मिल जाती है, या कहें जिनको मार्गदर्शन मिल जाता है, जिनकी काउंसलिंग हो जाती है जिन बच्चों की, वो तो उस अवस्था में होते हुए भी एक सकारात्मक या एक ठीक दिशा में चल देते हैं। और जिनको नहीं मिलती है वो दिशा, वो भटक जाते हैं। इसलिए ये सब बताना आवश्यक है। तो आज जो विषय है वो ये है कि 11th और 12th के बच्चे किस प्रकार से स्वाध्याय करें, क्या क्या सावधानियां रखें कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए, बिना किसी तनाव के। तो इसका संपूर्ण जो अनुभवजन्य ज्ञान है या अनुभूत प्रयोग जिन्होंने किए हैं, ऐसे अपने मध्य में आदरणीय कामता प्रसाद जी गुप्ता यहाँ उपस्थित हैं। नमस्कार। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और नमस्कार। आदरणीय गुप्ता जी रसायन विज्ञान के प्रवक्ता हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर एक जैन 84 इंटर कॉलेज है, वहाँ आप सेवारत हैं। विद्यालय के साथ साथ जो अन्य शैक्षिक जो मंच हैं उन पर आपका आना जाना रहता है। आकाशवाणी पर लंबे समय तक आपने चर्चा वार्ता की है। संगीत में भी आपकी बहुत अच्छी रुचि है। तो एक तरह से बहुआयामी व्यक्तित्व हैं आप। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 11th और 12th के बच्चों को आधार मानकर आप हमारा मार्गदर्शन करें कि इस प्रकार के बच्चे स्वाध्याय कैसे करें, क्या क्या सावधानी रखें, उनके माता पिता उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। ऐसी बातें जो है मैं जानना चाहता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, जो भी दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आदरणीय भाई साहब को भी सादर प्रणाम। उन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर मौका दिया है। अभी हाल फिलहाल में बोर्ड की परीक्षाएं पूर्ण हुई हैं। पहले पेपर में मुझे ये सुनने को मिला कि कुछ छात्र छात्राएं, कुछ विशेष रूप से छात्राएं कक्षा में पहले पेपर के दिन ही बेहोश हो गई। मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? इतना दबाव परीक्षा का बच्चे सहन नहीं कर पाए। इसका मतलब शुरुआत से ही कोई ना कोई कमी जरूर रही है। अब परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं। बच्चे जो भी 10 से 11 में प्रवेश लेंगे, इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए मैं कुछ बातें बच्चों को बताना चाहता हूं। सबसे पहला तो ये है कि हम नियमित पढ़ाई करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ निरंतरता चाहती है। दूसरी बात, 7 और 8 घंटे कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए, करनी है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में
इतनी मेहनत हर बच्चे को करना चाहिए। अब इसके लिए विद्यालय के अतिरिक्त घर पर हम जो पढ़ाई करें वो किस तरह से करें। इसमें सबसे पहले बात आती है, हमारे घर का वातावरण शांत होना चाहिए। इस घर के वातावरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ये माता पिता की है। माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि घर का जो वातावरण है पढ़ाई के लिए अनुकूल होना चाहिए। जैसे हम टीवी देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं या कोई पड़ोसी आ गया उसके साथ बहुत तेज़ आवाज़ में बातचीत कर रहे हैं, घंटों बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल पर घंटों बातचीत हो रही है, जो शायद 1 मिनट में बात हो सकती है महत्वपूर्ण बात, जिसमें हम घंटों लगा रहे हैं। सबके पास अलग अलग मोबाइल हैं। ये सारी बाधाएं हमने बच्चों के सामने खड़ी कर रखी हैं। तो सबसे पहले ये वातावरण कैसे अच्छा हो, माता पिता ही इसको सही कर सकते हैं। कम से कम घर में बात करें। बच्चा बच्चा होता है, वो नहीं कह पाएगा कि आप बात मत करिए, लेकिन घर के वातावरण को शांत रखना है तो हमें थोड़ा आपस में जो बातचीत है इस तरह से करनी चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित ना हो। टीवी से भी हमको मोह छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल से भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये परम आवश्यक है। जैसे भाई साहब से बातचीत के दौरान एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक छोटा पौधा है, उसको खींच करके बड़ा नहीं किया जा सकता है। उसको बड़ा करने के लिए हमें उपयुक्त वातावरण देना पड़ता है। पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश देना पड़ेगा, हवा उपलब्ध करानी पड़ेगी, तभी एक पौधा बड़ा वृक्ष बन सकता है। इसी तरह हमारा बच्चा है। हम चाहते तो हमारी अपेक्षाएं बहुत सारी हैं, लेकिन घर का वातावरण नहीं है, बच्चे की उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है। हमने PCM दिलवा दिया, लेकिन बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं है, तो स्वाभाविक है बच्चा एग्ज़ाम रूम में जाएगा, चक्कर खाकर ही गिरेगा। इसके लिए पेरेंट्स ज़्यादा जिम्मेदार हैं, बच्चे उतने नहीं जितने पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि घर का वातावरण ठीक रखें। इसके अलावा माता का ये परम कर्तव्य है, बच्चों के खान पान का विशेष ध्यान रखें। उनको ये एहसास कराएं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए सारी चीज़ें आवश्यक है, ज़रूरत की सारी चीज़ें आवश्यक हैं। आजकल बच्चे केवल फास्ट फूड खाकर रहना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। हम उनके साथ बैठकर खाना खाएं, उनको इस बात का महत्व बताएं कि हमारे लिए सारी चीज़ें कितनी आवश्यक हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको इस शरीर से काम लेना है, तो इसका डायरेक्टर हमारा मन है। ये हमारा जो तन है मन के डायरेक्शन पर काम करता है, इसलिए पहले मन को तैयार करें। अगर मुझे कल कोई काम करना है तो आज मैं शाम तक ये तय कर लूँगा, सोने से पहले मैं तय कर लूँगा कि सुबह मुझे कितने बजे जागना है, क्या चीज़ मुझे पढ़नी है, शाम तक क्या क्या करना है। जब हमारे पास सुबह से शाम तक का एजेंडा होगा, जिसे हम दिनचर्या कहते हैं, जब एजेंडा होगा तभी हम उस काम को कर पाएंगे। आपने कोई निर्धारित नहीं किया कि कल क्या करना है, कुछ नहीं होगा। एजेंडा बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसे आप लक्ष्य निर्धारित भी कह सकते हैं, और इसी से निरंतरता आती है। जब हम एक दिन पहले ये सोच लें कल मुझे सुबह कितने बजे स्कूल जाना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, ये बहुत आवश्यक है। और 365 दिन होना चाहिए। अगर कोई एक दिन रह जाता है तो हमें ये वेदना होना चाहिए कि आज ही हमारा काम क्यों नहीं हुआ। एक मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल बच्चों को फ्री हैंड्स नहीं देना चाहिए। मैंने खुद अपने आप को इसमें कसौटी पे खरा उतरने की कोशिश की है। मेरे घर में कोरोना से पहले केवल एक एंड्रॉयड मोबाइल रहता था,
मैं चाहता था 2 और 3 मोबाइल भी रख सकता था, लेकिन मैंने केवल इसलिए नहीं रखे कि अगर हम सबके पास मोबाइल होंगे तो सब लोग ज़्यादा देखेंगे, अगर एक ही है तो थोड़ा थोड़ा सब देखेंगे, मैं भी कम देखूँगा, बच्चे तो कम देखेंगे ही, मैं भी कम देखूँगा। तो ये जो संचार के साधन हैं ये नियमित और सीमित समय के लिए होने चाहिए, और इसका जो उपयोग है बच्चे एक टूल के रूप में करें। ऐसा नहीं कि हम टूल बन जाएं। मोबाइल हमारे लिए है, हम मोबाइल के लिए नहीं है। आज जो मोबाइल प्रयोग हो रहा है, मोबाइल के लिए हम प्रयुक्त हो रहे हैं, मोबाइल हमारे लिए नहीं रह गया है। एक जहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं वो स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारा जो कमरा है एकदम उसमें वातावरण शांत रहना चाहिए, उसमें कोई प्रेरणात्मक वाक्य लिखे रहने चाहिए ताकि हमारी उन पर नज़र पड़े तो मस्तिष्क पर एक अच्छा अनुभव हो, कुछ करने की तमन्ना हो, अच्छे महापुरुषों के चित्र लगे हों। तो विद्यार्थी को भी ध्यान रखना चाहिए और माता पिता को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कमरे में बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसके फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। मैं जब पढ़ता था तो चौक डस्टर से फर्श पे लिख करके और केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं याद करता था। तो अपने कमरे में एक आप पेज पर फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख करके और लगा लीजिए, तो एक वातावरण बनता है और इससे बहुत जल्दी याद भी होता है। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे नींद बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में एनर्जी रीजनरेट होती है। कुछ बच्चे नींद कम लेते हैं, इससे उनमें तनाव उत्पन्न होता है और वो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। एक बच्चों में व्यायाम की कमी है, ये बहुत आवश्यक है। आप दौड़ लगाएं, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, घर से बाहर भी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी से वर्कआउट अवश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी है, स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। हम एक साथ कई काम करते हैं, ये भी एक समस्या है। हम पढ़ रहे हैं और साथ में मोबाइल भी देख रहे हैं, तो इससे ध्यान डाइवर्ट होता है। खाना खा रहे हैं, मोबाइल चल रहा है। वो खैर एक बार हो भी सकता है, वैसे होना नहीं चाहिए कि खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो उसमें हमारा स्वाभाविक है भोजन के प्रति पूरा ध्यान नहीं होगा। लेकिन बच्चे आजकल इस बात को नहीं मान रहे हैं। लेकिन पढ़ाई को कंसंट्रेशन में करना है तो और सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करना है तो कोई आप संगीत सुन सकते हैं थोड़ी देर के लिए। एक जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि वो स्थायी रहे, तो इसके लिए हमें लिख करके अभ्यास करना चाहिए। लिख करके अभ्यास करना सर्वश्रेष्ठ होता है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। पढ़िए, उस विषय का चिंतन करिए, मनन करिए और लिखिए। आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो अध्ययन है, ये निश्चित रूप से स्थायी रहेगा। आज मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहूँगा। आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय श्रीमान राम सेवक जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप शिक्षाविद आदरणीय कामता प्रसाद जी गुप्ता की वार्ता सुन रहे थे। विषय था स्वाध्याय। विशेष रूप से कक्षा 11 और 12 के बच्चे किस प्रकार से स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के समय सावधानियाँ, उसमें माता पिता की भूमिका, इस विषय को उन्होंने वार्ता में महत्व दिया। मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें सभी बच्चों को
अभिभावकों को मिलें, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। तो आप इस वीडियो को ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टिप्पणी भी करिए कि इसमें आपके लिए कितना उपयोगी लगा, जिससे कि इसमें आवश्यक संशोधन या आवश्यक हम आगे के वीडियो का ध्यान रख सकें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।